मोदी सरकार के 3.0 यानी तीसरे टर्म का पहला बजट पेश हो चुका है। सरकार कह रही है कि इस बजट में किसानों का, युवाओं का, गरीबों का, महिलाओं का, सबका ध्यान रखा गया है। लेकिन बजट आते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने कहा है कि इस बजट में सिर्फ एनडीए के साथियों को तोहफा मिला है, उनका ध्यान रखा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह कुर्सी बचाओ बजट है, यह मोदी सरकार को बचाओ का बजट है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि यह सिंहासन को बचाने वाला बजट है। ममता बनर्जी ने 2 कदम आगे निकलते हुए कहा कि इस बजट में बंगाल के साथ भेदभाव हुआ है। ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस बार के बजट में बिहार को 59,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ यानी 15,000 करोड़ का ऐलान हुआ है। सरकार बचाने के लिए आरोप यह लगाया जा रहा है कि सरकार बचाने के लिए मोदी सरकार अपने साथियों का तुष्टीकरण कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आम बजट पर लेकर मचे सियासी बवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। और आज मेरे साथ सांसदों का, मंत्रियों का बड़ा पैनल जुड़ेगा इस बड़े कार्यक्रम में। I present the budget for 24-25. मिडिल क्लास का, किसानों का, युवाओं, महिलाओं का मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में सबका साथ सबका विकास वाला क्रिस्टल क्लियर विजन दिख रहा है। और साथ ही विकसित भारत के सपने को पूरा करने का ब्लूप्रिंट भी नजर आ रहा है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, 1 साल की इंटर्नशिप में 5,000 रुपए प्रति महीने का भत्ता, नेचुरल फार्मिंग के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद, मिडिल क्लास के लिए नई टैक्स रेजिम में छूट का दायरा बढ़ाया गया, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रैच की सुविधा, महिलाओं, लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का फंड। और इसके साथ ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे साथियों का भी सरकार ने खास ख्याल रखते हुए बिहार को 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट। मदद होना चाहिए बिहार को जी, तो वो तो करना शुरू कर दिए। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कही दिए थे। लेकिन विपक्ष इस बजट पर तरह तरह के सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, दूसरे राज्यों का हक मारकर एनडीए के साथियों का तुष्टीकरण हुआ है। ऐसा लगा कि कुर्सी बचाने का काम किया है। This budget is a political bias budget. देखिए, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? महाराष्ट्र continues to be ignored by the center. 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया, और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। तो आज मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बजट विकसित भारत वाला। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मोदी 3.0 के सरकार के पहले बजट का विश्लेषण। इसमें युवा के लिए क्या, 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, वो भी पेड इंटर्नशिप, 1 साल की इंटर्नशिप में 5,000 रुपए पर मंथ का भत्ता, 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा, हर साल 25,000 छात्रों को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा। ये युवाओं के लिए है, युवाओं पे एक बड़ा फोकस रहा इस बजट का। किसान, नेचुरल फार्मिंग के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद की जाएगी। मिडिल क्लास, नई टैक्स रिजीम में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। मिडिल क्लास को एक आंशिक राहत, हल्की राहत देने का प्रयास किया गया है। महिलाओं के लिए, महिलाओं, लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का फंड जारी किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रैच की सुविधा का प्रबंध सरकार करेगी।
बिहार और आंध्र प्रदेश, ये बिहार और आंध्र प्रदेश एक ऐसी ऐलान है जिसको लेकर विपक्ष बहुत लामबंद हो रहा है। बिहार को करीब 59,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है और आंध्र को 15,000 करोड़ अर्थात 15,000 करोड़ की मदद दी गई है अमरावती के विकास के लिए। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, क्या बजट में मिशन 2047 के विजन की छाप है, जैसा बीजेपी कह रही है और जैसा विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार बचाओ बजट है? आज इसी बड़े सवाल के साथ मेरे साथ कई सांसद जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो कि सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की। मेरे साथ पप्पू यादव जुड़ रहे हैं जो कि निर्दलीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन इंडिया ब्लॉक को समर्थन देते हैं। महुआ माझी हैं सांसद जेएमएम की, उनका अभिनंदन है। मनोज तिवारी है मेरे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के, 3rd टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो महुआ माझी, इंडिया ब्लॉक को, पूरे विपक्ष को क्यों लग रहा है, लगता है महुआ माझी के साथ संपर्क नहीं हो रहा, लेकिन पप्पू यादव शुरुआत आपसे कर लेते हैं, पूरे इंडिया अलायंस को क्यों लग रहा है कि यह सरकार बचाओ बजट है? आपके पास 50 सेकेंड है, मेक योर पॉइंट पप्पू यादव। देखिए 50 सेकेंड मत करिए, 1.25 लाख पहले तो ये द्वारिकाधीश बने थे गांधी मैदान में और इन्होंने कहा था मैं जदवंश हूं और विशेष राज दर्जा वादा करता हूं दूंगा। आरा आए तो 1,25,000 करोड़ की बात की इन्होंने। बाढ़ में गए, हवाई सर में तो 5,000 करोड़ की बात की। पटना यूनिवर्सिटी गए, नीतीश कुमार भीख मांगते रह गए कि आप हमको दे दो दे दो दे दो, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं दिया। बाढ़ गए, हम भी थे, इन्होंने कोसी और फरक्का बैरेज को रिहेबिलिटेशन और गंगा को अविलंब उन्होंने जो कही मैं उसको बता रहा हूं भैया। तो ये आप जो बात कर रहे हैं, इनके बजट में ना तो अग्निवीर पर कुछ है, इनके बजट पर 3 से 7 लाख रुपया पर 5% इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दी। जो इंश्योरेंस है उस पर टैक्सेस इसका बढ़ा हुआ है। इनके बजट में एमएसपी पर कुछ नहीं है। इनके बजट में आप प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हो, तो प्राइवेट नौकरी में आरएसएस कौन तय करेंगे? तो प्राइवेट नौकरी किसको लगेगी रोजगार, आप इसको जानो। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, उस पर पहले चर्चा नहीं हुई। 56 लाख नौकरी 10 सालों में चली गई और 18 लाख फैक्ट्री, हम नहीं कर रहे, आप ही के बारे में हमने लिख के लाया है। इस पर मेरा है, आपकी चैनल का जो सर्वे है, आप भी कह रहे हैं कि 18 लाख फैक्ट्री खत्म हो गई। आप भी कह रहे हो कि 56 लाख नौकरी चली गई। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, आज तक किसी को पता नहीं चला। नौकरी मिली कि नहीं किसी को पता नहीं चला। सरकारी नौकरी कब मिलेगी, अब मिलेगी भी कि नहीं, ये किसी को पता नहीं चला। सर 1 मिनट, एक सेकंड सर, 1 सेकंड, 50 सेकंड 1 सेकंड में आप बिहार ने सर 1 सेकंड, बिहार ने आपसे विशेष राज मांगा। नीतीश कुमार ने भी आपसे अभी क्या कहा, बोला ये विशेष पैकेज नहीं है, ये देश में जो काम हो रहे हैं उसी का आप 26,000 करोड़ एक पुल का जोड़ा दिए। आप रोड का 11,000 करोड़ 24,000 करोड़ रुपया दे दिए। आप बांका में जो बिजली उत्पादन हो रहा था उसको फिर देखिए, नीतीश कुमार ने का तो बयान आया, वो संतुष्ट हैं। नीतीश कुमार ने बोला ये अच्छे की शुरुआत है। नीतीश कुमार ने बोला कि अगर आप विशेष राज्य नहीं दे सकते तो कुछ विशेष दे दीजिए हमारे को। विशेष दिया भी है सरकार ने। तो चलिए, मैं आपकी बात है, आपके पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष पैकेज नहीं दिया ना, नहीं विशेष पैकेज नहीं दिया ना। ठीक है, मैं मनोज तिवारी जी का भी करूंगा, सुनील अलग भी मेरे साथ हैं, अर्थशास्त्री, उनका भी मैं करूंगा, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी भी मेरे साथ। 1 सेकंड, पप्पू यादव जी, सर पप्पू जी इन्होंने बाढ़ को लेकर के नहीं, आप, मुझे पता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन जरूर आपकी बात का समाधान ढूंढने। हम पूरे बिहार की जनता परेशान है। ठीक है पप्पू जी, स्वाभाविक हम रहेंगे परेशान। ठीक है पप्पू जी, मेडियो पॉइंट कोसी को सर टाइम लिमिट को तो फॉलो कर लीजिए, तो हम परेशान रहेंगे। जी ठीक है। मनोज तिवारी, ऐसा बजट आप लोगों ने क्या बनाया? पप्पू यादव जी परेशान है के लिए कुछ नहीं किया और समूचा विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार बचाओ बजट है। मैं प्रियंका चतुर्वेदी को सुन रहा हूं, मैंने राहुल गांधी को सुना, मैंने बाकी नेताओं को सुना जिनके बयान आए, और तमाम लोग कह रहे हैं कि यह सरकार बचाओ बजट है। देश बचाने के लिए बजट था या सरकार बचाने के लिए बजट भाई? कंफ्यूजन फैला दिया अमीश भाई। अगर ये जो लाइन मैंने थोड़ा देर पहले प्रियंका जी के मुख से सुना जी, और जब ये कहा जाए कि ये बजट
सरकार बचाने वाला बजट है, तो इसके पीछे जो भाव है कि अच्छा बजट है, सरकार इससे मजबूत होगी, सरकार के जो एलाइज राज्य हैं वो मजबूत होंगे, तो मैं इसको सकारात्मक लाइन समझता हूं। जी जी जी। इसलिए मैं पहले ही, देश के लोग आजकल बहुत समझदारी से सुनते हैं, वो समझ गए कि ये बजट बहुत अच्छा है। रही बात, आज अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये विपक्ष को लिटाने वाला भी बजट है। अगर सरकार बचाने वाला बजट है तो विपक्ष को लिटाने वाला भी बजट है। विपक्ष निराश होगा, क्योंकि जब युवाओं के लिए 1 करोड़ एक साल में युवा जिनको इंटर्नशिप मिलेगी और 5,000 रुपये महीने मिलेंगे, तो विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। जब इस देश के 4 करोड़ एम्प्लॉइज को 17,500 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा, तब विपक्ष निराश ही होगा, क्योंकि वो मीन मेख नहीं निकाल पाएगा। जब इस देश में पता चलेगा कि पहली बार बिहार जैसे राज्य को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट में प्रावधान किया गया है, तो जो लोग मोदी सरकार से, एनडीए सरकार से जलते होंगे, उनको परेशानी होगी। अब राजीव भाई तो बिहार के ही सांसद हैं, उनको तो आज खुश होना चाहिए था, लेकिन आज वो भी परेशान दिख रहे हैं। तो इसलिए दिख रहे हैं कि आज एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत ही ऐसा बजट दिया है जिसमें गरेड़ी पटरी वालों को भी बहुत फायदा हुआ है। और प्लीज इसको किसी राज्य से न जोड़ें, चाहे महाराष्ट्र का रेडी पटरी वाला हो या फिर उत्तर प्रदेश का रेडी पटरी टोक रहा हूं, लेकिन राज्य से तो जुड़ गया। जब 59,000 करोड़ आप दे रहे हैं बिहार को, 15,000 करोड़ अमरावती के लिए दे दिया आपने, आंध्र को, तो राज्यों के साथ तो जुड़ गया। जब बजट का एक बड़ा हिस्सा 2 राज्यों में बट जाएगा तो ये राज्यों के साथ तो जुड़ ही गया। लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। विपक्ष के सांसद कल सदन के बाहर, सदन की सीढ़ियों पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि यह बजट भेदभावपूर्ण है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में आज शामिल नहीं हुआ है। यह भी बहुत बड़ी खबर है। ये 2 बड़े अपडेट्स हैं। मनोज तिवारी, मैं आपको वापस आऊंगा, 50 सेकंड के टाइम लिमिट है, मैं फिर आपको मौका दूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी, मीन मेक निकाला जा रहा है, यानी सरकार मजबूत हो रही है इसलिए मीन मेक निकाला जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि यह बजट सबका साथ सबका विकास है ही, और इस बजट में खास तौर पर युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। विपक्ष क्यों परेशान इसलिए है? देखिए, विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है। विपक्ष को जो जनता की परेशानी है, जनता की परेशानी सामने रखने का हमें मौका मिल रहा है। तो जो आप विपक्ष की आवाज़ सुन रहे हैं, वो आप सोशल मीडिया आप देख ही रहे होंगे, इन्हीं के समर्थक जो हैं कितना दुखी हैं इस बजट से। एक आम आदमी कितना दुखी हो सकता है बजट से, जहां पे उनकी कोई भी सेविंग्स जो हो, जो एसेट बिल्डिंग होती थी, पहले तो सेविंग्स की घटोतरी हुई है, और सेविंग सबसे कम उस पे है आफ्टर मेनी ईयर्स, 42 ईयर्स में सबसे कम ग्रोथ रेट पर है। आप एसेट्स को भी इस तरीके से टैक्स करेंगे कि एक आम आदमी कुछ भी एसेट क्रिएशन भी नहीं करने की सोच पाएगा। चलिए वो छोड़िए, आप युवाओं की बात करें हैं। युवाओं की अगर बात करें, आप एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसकी बार बार वो 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, 500 कंपनियां, मैं तो न्यूज़ 18 मीडिया को भी एक 500 कंपनी में टॉप 500 कंपनीज में मानती हूँ। क्या न्यूज़ 18 मीडिया की कैपेसिटी होगी कि 20,000 इंटर्न्स को अपनी ग्रुप में शामिल करें 1 साल के लिए? आप 1 करोड़ बोल रहे हैं, जहाँ पे 500 टॉप इंडियन कंपनीज में इंटर्न्स को लेंगे 1 साल के लिए। आपके पास इतना स्किल लेबर फोर्स पड़ा हुआ है, 9.2% पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हाईएस्ट एवर। आप उनके लिए रोजगार के माध्यम नहीं बना रहे, तो क्या आपने युवाओं के लिए काम किया? ये तो आप कॉर्पोरेट अग्निवीर बना रहे हैं अपनी खुशी के लिए, दिखाने के लिए वाह हमने कुछ किया। अब लास्ट पे एक बात कहती हूँ, चलिए बहुत अच्छा है, मनोज तिवारी जी को याद है कि मैंने कौन सा टाइटल दिया है इस बजट को, एक और टाइटल दूंगी। आज जो बजट में हमने देखा है वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना भी हमने देखी है, जहां महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल इन्होंने बजट पेश किए हैं, और 10 साल में कभी महाराष्ट्र के लिए कुछ पैकेज नहीं निकाला गया है। क्या महाराष्ट्र को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए? क्या महाराष्ट्र को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? क्या महाराष्ट्र को भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए? केंद्र सरकार की मदद नहीं चाहिए? आप 59,000 करोड़ आप बिहार के लिए तालियां बजवा रहे हैं। आपने तो नरेंद्र मोदी जी की वो भाषण याद है 10 साल पहले दिया था, 1,20,000 करोड़ देंगे बिहार को, उसका क्या हुआ? आप महाराष्ट्र विरोधी हैं,
आप उन राज्यों के विरोधी बन गए हैं जहां पे सरकारें आपकी हैं, अलायंसेस भी आपके साथ हैं। कुछ अलायंसेस को खुश रखने के लिए जो आपने सरकार बचाने की योजना आज पेश की है वो देश के सामने दिख रहा है। और यही महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है, और खासकर नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे और जब अब प्रधानमंत्री भी बने हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के विरोध काम किया है। जी, ये मनोज तिवारी इस बात का जवाब। और ये जो आप कॉर्पोरेट अग्निवीर बना रहे हैं, विपक्ष एक लाइन को आगे लेके जा रहा है कि अब आप कॉर्पोरेट अग्निवीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सीएसआर से ये कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला गया है, लेकिन आपका रिस्पांस मनोज तिवारी। देखिए, महाराष्ट्र में ऑलरेडी पहले से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। प्रियंका जी को याद होगा जब शिवसेना की सरकार अलग से बना लिया था, उन्होंने वहां की मेट्रो योजना को ध्वस्त कर दिया गया था, रोक दिया गया था। हम भी मुंबई के रहने वाले हैं, और आज जैसे ही सरकार बदली वो मेट्रो का काम शुरू हो गया। इसलिए महाराष्ट्र की जितनी योजनाएं पहले से दी हुई हैं वो पूरा तो हो जाए। वो पीछे जो सरकार बनी थी प्रियंका चतुर्वेदी जी के पार्टी की, उसने विकास को रोका था, और आज वो सारे विकास जारी हैं। लेकिन क्या अगर महाराष्ट्र के लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो फ्री अनाज मिल रहा है वो वहां नहीं जा रहा है? 3 करोड़ बेघर को घर मिलेगा, क्या वो महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा? 1 करोड़ युवाओं को इस तरह से लाभ हुआ है, वो नहीं होगा वहां पे? वहां के कैंसर पेशेंट का कस्टम ड्यूटी खत्म कर दिया गया, दवाइयां सस्ती हो गई, उसका फायदा नहीं होगा? क्या वहां के लोगों को जो पानी अच्छे से देने के लिए व्यवस्था आज प्रावधान हुआ है बजट में, इसको इस तरह से ना देखें? क्या वहां के रेडी पटरी के लोगों को फायदा नहीं होगा? 10,000 की जगह 20,000 मिलेगा, 40 की जगह 80,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। तो इसको हम जो राज्य थोड़ा पीछे रह गए उसको करने के लिए बजट में विशेष बात आई। लेकिन पहले से जो राज्य ऑलरेडी आगे चल रहे उनकी योजनाओं को पहले से दिया हुआ है। और अग्निवीर की बात करते हैं, देखो प्रियंका जी, अग्निवीर का भी 4 साल पूरा नहीं हुआ, इसलिए अग्निवीर को बदनाम न किया जाए। आप 4 साल पूरा होने दीजिए, उसके बाद एक बच्चा भी अग्निवीर का घर नहीं वापस होगा, और अग्निवीर इस देश की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में शुमार होंगी। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। जी, प्रियंका चतुर्वेदी। मैं बस एक चीज़ कहूँगी, जो जिन लोगों के घर है ना धारावी में, मनोज जी, क्योंकि आपने कहा आप मुंबई से हैं, जिनके घर है ना धारावी में, उनको बेघर कर रहे हैं। पता है किसके लिए बेघर कर रहे हैं? अर्बन हाउसिंग के लिए नहीं, अदानी जी के लिए। ये आप लोगों का काम है। महाराष्ट्र में ये काम आप कर रहे हैं। मुंबई को आप अदानी सिटी बनाना चाहते हैं, गिफ्ट सिटी गुजरात ले जाते हैं और अदानी सिटी यहाँ पे बनाते हैं। आपको ये पता होगा, आप मुंबई से है ना, आपने कहा मुंबई में आप कह रहे हैं मेट्रो ट्रेन सर्विसेज नहीं चल रही थी, सारी मेट्रो ट्रेन सर्विसेज चल रही थी। जो काम रोका गया था केंद्र सरकार की तरफ से रोका गया था, जहां हम कह रहे थे कंजूर मार्ग के सॉल्ट पैन लैंड्स पे हम लोग कार शेड बनाएंगे, आप आरे फॉरेस्ट को खत्म मत करिए। अब आपने आरे फॉरेस्ट भी खत्म किया, मेट्रो का भी काम आपने लेट किया है, और साथ ही साथ ये जो सॉल्ट पैन लैंड्स की आप बात कर रहे थे ना, जो आपको देने में दिक्कत थी, वो भी अडानी भाई साहब को दी जा रही है। तो आप थोड़ा आप इस पे रिसर्च करिए। मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर जो हमने देखा है कि पिछले 10 साल में क्या किस तरीके की योजनाएं आई हैं। टैक्स सबसे ज्यादा महाराष्ट्र देगा। जब टैक्स करने की बात आएगी, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, सब महाराष्ट्र देगा। और फिर कहेंगे अरे आपको क्या जरूरत है, हम तो बिजली पानी सड़क तो महाराष्ट्र सरकार ने बनाई है। पूरा ऑपोजिशन एक ही बात कह रहा है। चीज कहूंगी, लास्ट एक चीज, लेकिन पूरा ऑपोजिशन एक ही बात कर रहा है। देखिए, ये पूरी अनाउंसमेंट जो है वो आंध्रा के लिए है, वो बिहार के लिए है, लेकिन अगर नेचुरल फार्मिंग के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद होगी तो पूरे देश के लिए होगी। अच्छा, इसके अलावा महिलाओं लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए अगर 3 लाख करोड़ का फंड दिया गया है तो वो पूरे देश के लिए दिया गया है। और बिहार और आंध्रा भी तो देश का ही हिस्सा है। पॉइंट ये है। पॉइंट नंबर 2 जो कि महत्वपूर्ण है, क्या आपको लगता है कि इस बजट के अंदर अगले 4 साल जो नरेंद्र मोदी सरकार चलेगी, पौने 5 साल जो नरेंद्र मोदी सरकार चलेगी, उसका एक विजन आपको देखने को मिला? प्रियंका, शॉर्ट कमेंट ऑन दिस, देन महुआ माझी जी, आई एम कमिंग टू यू। प्रियंका जी, 30 सेकंड्स। नहीं, एक तो कोई विजन नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल मिशन है। और पॉलिटिकल मिशन क्या है कि कैसे 5 साल अपनी सरकार बचाए रखें। और मैं आंध्र प्रदेश में आपको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आंध्र प्रदेश एक अमीर राज्य होता था, जहाँ पे बिजनेसेस होते थे, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज होती थी, उनकी सरकारों ने उनको बर्बाद किया। और महाराष्ट्र इज पेइंग अ प्राइस फॉर डूइंग वेल।
कि हमारी सरकारों ने काम किया, हमारी सरकार कर रही हैं, केंद्र को मदद कर रही हैं, हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं होता है। तो मन में ये जो विभाजनकारी बातें आई हैं वो आज के बजट से आई हैं, जहां आप कुछ राज्यों को दर्जा दे रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा इनका? उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा इनका, जो आज उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ नहीं किया? बताती हूँ क्या बिगाड़ा, उन्होंने इनको वोट नहीं दिया। तो उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? वहां की सरकार नहीं, खामियाजा वहां की जनता भुगतेगी। ओके मनोज वांट्स टू कमेंट, देन महुआ जी। उसके आधार पर आपकी राजनीति चलती है। ओके, तो बीजेपी ये शर्मनाक है कि आप महाराष्ट्र के खिलाफ और ऐसे राज्यों के खिलाफ काम कर रहे हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। मनोज तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो ऑलरेडी योजनाएं चल रही हैं वो बिहार और आंध्र प्रदेश से कहीं डबल हैं और वो ऑलरेडी चल रही हैं। इसलिए और राज्यों के विकास को उसको अलग दृष्टि से न देखा जाए, ये हमारा कहना था। जी, मैं महुआ माजी का रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार करिए। महुआ माजी, क्या आपको लगता है, सुनील अलग, आई एम कमिंग टू यू, यू आर आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। महुआ माजी, सवाल यह है कि कुल मिलाकर विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है या ये नीतिगत विरोध है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये भेदभावपूर्ण बजट है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ऐसी अलग से कुछ भी घोषणा नहीं की गई। आप सभी जानते हैं कि झारखंड को वैसे भी कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ का बकाया, जिसके लिए बार बार माननीय हेमंत जी ने मांग की, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। उस पर कोई बात ही नहीं की गई कि उनके बकाये पैसे लौटाए जाए ताकि राज्य का विकास हो सके। आपको पता होगा कि धनबाद में, झरिया में आग लगी हुई कोयले में जमीन के नीचे कितने आदिवासी दलित विस्थापित हो गए, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। बार बार मांग की जा रही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ वहां पर अलग से बजट बनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़े बजट की जरूरत है। एक और कोलियरी में आग लगी है, उसमें भी जो रहते हैं ST SC लोग, उनको कहा जा रहा है कि आप यहां से चले जाओ, लेकिन उनको मुआवजा की राशि नहीं दी जा रही है। इन पर कोई बात ही नहीं हो रही है। रेलवे पर बात ही नहीं की गई। पहले रेल के लिए अलग से बजट हुआ करता था और अब रेलवे पर बात ही नहीं की गई। हमारे जैसे राज्यों में जहां दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, लोग माइग्रेशन लोगों को करना पड़ता है रोजगार के लिए। मानव तस्करी होती है, महिलाओं की तस्करी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी अपने राज्य के शहरों से नहीं होती है। ऐसे में हम लोगों ने रेल की मांग की है, लोकल ट्रेन की मांग की है, उस पर बात ही नहीं की गई। तो लेकिन इंडिया लाइन, लेकिन नेता विपक्ष कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण का बजट है। अभी तक हमने तुष्टीकरण धर्मों में सुना था, लेकिन ये बजट में तुष्टीकरण का आरोप हो रहा है। ये तो नया ही आरोप है। आप बिल्कुल ये तुष्टीकरण का आरोप है, क्योंकि ये राहुल जी का बयान है। जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश को देखकर बाकी के साथ जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, हम ये नहीं कहते कि उन राज्यों की अनदेखी की जाए, उनका भी किया जाए, बस साथ में दूसरे राज्य जो पिछड़े हुए राज्य हैं, हमारे यहाँ जैसे इंदिरा प्रधानमंत्री आवास में 8 लाख आवास की हम लोग मांग करते रह गए, नहीं दिया गया, तो हमारी सरकार ने अबो आवास योजना लॉन्च किया। आप पैसे भी नहीं देंगे रॉयल्टी के, आप उनको उनके साथ भेदभाव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे, उसके लिए जब तक पैसे नहीं देंगे आप नहीं देना चाहते हैं। हायर एजुकेशन पर महुआ जी, यू मेड योर पॉइंट। सुनील अलग, देखिए आप क्या कहना चाहते हैं कि बजट में पॉलिटिकल इवेंट ज्यादा है, पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा है? नहीं, हम तो पहले 6 महीने के लिए ये बजट है जी। 1 फरवरी को वो नया बजट प्रेजेंट करेगी। तुष्टीकरण दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जितने मैं इंग्लिश चैनल में गया हूं और अब महाराष्ट्र के ऊपर जो पॉइंट रेस किया, तो जो प्रियंका ने रेस किया है, वो तो हम तो महाराष्ट्र के, बॉम्बे के रहने वाले हैं, बट वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन बॉम्बे। व्हाई मस्ट यू 29 स्टेट्स इन इंडिया, हर एक स्टेट के बारे में वो पूछेंगे, बोले नाम ही नहीं लिया, मेरा नाम ही नहीं लिया। अरे हाउ कैन अ नेशन वर्क लाइक दिस व्हेन 29 स्टेट्स इन इंडिया? हिंदी का प्रयोग करें तो नो, बट मैं तो प्रयोग हिंदी का करूंगा, लेकिन जितना अगर 29 स्टेट्स इंडिया में है, हर एक स्टेट में वही कहेंगे ना कि भाई मेरा 6 महीने के लिए उसने बजट प्रेजेंट किया है, अब 1 फरवरी को नया बजट प्रेजेंट करेगी। जो भी इंग्लिश चैनल में पहली दफा मैं सुन रहा हूं कि भैया ये बिहार और बजट में तुष्टीकरण भी पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार सुन रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ओके, प्रियंका जवाब देना चाहती है आपको। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए ऐसा बहुत बढ़िया बात है कि सुनील अलग जी अपने आप को मुंबई का महसूस करते हैं, पर उनको कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि एक हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, कि किसी तरीके से अगर हर 1 रुपया जाता है ना सुनील अलग जी महाराष्ट्र से,
आपको पता है कितने पैसे लौटते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए? 3 पैसे। शायद आपको कबूल होगा, मुझे कबूल नहीं है। और मैं 29 राज्यों की बात तो कर ही रही हूँ, पर साथ ही साथ मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप स्टेट वाइज एलोकेशन करने लग जाएंगे, ये कहाँ तक सही है? हम तो तुष्टीकरण की बात तो दूर की बात है। मेरा सवाल ये है कि अब राज्यों में भी आप बंटवारा करेंगे। पर किसने करा बंटवारा? हम बिहार के लिए कर रहे हैं। I अरे am प्लीज not- सर, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। अलग जी, मुझे पता है कि आपकी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा किसकी तरफ है, तो मैं ज़्यादा इसके पे पढ़ना नहीं चाहती हूँ। पर क्योंकि आपने हवाला दिया कि मैं मुंबई का हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और मैं बहुत ग्रोथ देख रहा हूँ, तो इसका मैं जवाब दे रही हूँ। बहुत प्रगति हो सकती है सर। आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही है कि सारी सरकारी लैंड अदानी को दी जा रही है और आपकी जो रियल एस्टेट है किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और जो गरीब है, गरीब को वंचित किया जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग से मुंबई में। आपको इस बात की दिक्कत नहीं हो रही है कि जो स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है बाकी राज्यों की और मांग हो रही है, उससे आपको दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत आपको तब होती है जब महाराष्ट्र आपसे मांगेगा। नहीं, 1 सेकंड नहीं, और भाई साहब 1 सेकंड, लास्ट चीज कहूंगी, मैं इस साल की बात नहीं कर रही थी, सिर्फ पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए नरेंद्र मोदी जी का। जब से उन्होंने सत्ता पाई है, क्या उन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया है? So please don't come and tell me what to speak and what not to speak. Okay, सुनील अलग। No, she's shouting and screaming. तो आप जितने आप चिल्लाएंगे उतना ही कम हमें सुनाई देगा। इतना देखिए प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक स्टेट में हर एक आप बोलिए जो मर्जी कहना है आप बोलिए। Okay, सुनील अलग, make your point. I'm just saying this much for 29 states, 6 महीने के लिए उसने बजट प्रेजेंट किया है। आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 1 फरवरी या नया बजट के आएगी ना, शी विल प्रेजेंट अ न्यू आइडिया। जो भी देखिए, 6 महीने के लिए तो बजट है ही ना, मतलब 6 महीने के लिए तो 6 महीने के लिए इंटरिम बजट है। जी। जो आप कह रहे हैं, अगर महाराष्ट्र के लिए अगर कर देते, वो कहते तो आप जरूर कहते कि भाई महाराष्ट्र के लिए इसलिए किया है क्योंकि इलेक्शंस नवंबर में है। तो जो मर्जी कहना कह दो। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर महाराष्ट्र के लिए सिर्फ कर देते, बोलते चुनाव में बीजेपी की हालत चुनाव खराब है इसलिए किया है। तो क्या आपको लगता है कि देखिए बजट में फिस्कल प्रूडेंस को मेंटेन करना एक बड़ी बात होती है? पप्पू यादव, आई एम कमिंग टू यू। प्रियंका, क्विक रिस्पॉन्स। आप उनसे कह रहे हैं, कैन आई गिव हिम अ क्विक रिस्पॉन्स? Yes, quick response to Sunil Alak. Yeah, so my very shortest response is this, कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड। फिस्कल डेफिसिट हम कंट्रोल में ला रहे हैं, सेविंग्स खत्म कर दिए, इन्वेस्टमेंट्स खत्म कर दिए, स्पेंडिंग खत्म कर दी। और आप बात करें कि बहुत अच्छा बजट है, 6 महीने का बजट है। अरे 6 महीने में, अरे एक सवाल मुझे अलग जी से पूछना है। अलग जी भी तो ब्रिटानिया के बड़े सीनियर रोल में रहते थे। आज जो ये 20,000 लोगों की बात हो रही है, इंटर्न्स की आ रही है, बात आ रही है, हाउ सपोर्टिव आर यू ऑफ दिस डिसीजन? ओके, हिंदी में सुनील अलग। हिंदी में देखिए, 20 to 30 इयर्स जो हैं, एजुकेटेड हैं, उनको नौकरी दिया जाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया उसने इस बजट में। आप जो मर्जी कहना कह दीजिए, बट 20 CSR जो गवर्नमेंट ने। अमीश जी, प्लीज अलाउ मी टू रिबट दिस। Of course you can rebut as much as you want, but I'm just saying that look, I'm talking to Amish, I'm not talking to you, please. I'm talking to Amish, he's the anchor. Okay, you make your point, Priyanka. Okay, Sunil Alak, then you can make your point. No, but आप बताइए, Priyanka, make your point. Now I have a very simple. मैं हिंदी में, अगर आपकी अनुमति हो, मैं इनको इंग्लिश में बता दूं मैं क्या कहना चाहती हूँ। हिंदी मैडम, मेरा चैनल हिंदी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं 20 और 30 साल की उम्र के लोगों को अप्रेंटिसशिप मिलेगा, यानी जो इंजीनियर्स बन जाएंगे और जो ग्रेजुएट्स बन जाएंगे, आप उनको 5 साल की नौकरी पे लगाएंगे, और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए। ग्रेजुएट्स, शी सेड ग्रेजुएट, जजेस नहीं बोला प्रियंका ने, ग्रेजुएट्स बोला। ग्रेजुएट्स के नौकरी नहीं है ना? ग्रेजुएट्स जो नौकरी नहीं है ना? पोस्ट ग्रेजुएट्स, there is no jobs. बैठे हुए हैं इंजीनियर, उनको तो आप रोजगार के माध्यम नहीं बनाएंगे। आप उनसे कहेंगे कि आप समझ लीजिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं देश में? अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं? सिटिंग जॉबलेस। अरे अनएम्प्लॉयमेंट 9.2% and IIT engineers also jobless. You are saying 5,000 rupees. 5,000 rupees for an IIT engineer is good enough for him. And they should be grateful to you. जैसे IIT इंजीनियर वो इंटर्नशिप के लिए थोड़ी आ रहा है प्रियंका जी। प्रियंका जी, 20 और 30 साल के लिए 20 to 30 so many people are without jobs. इसलिए उन्होंने किया
देखो प्राइवेट सेक्टर को CSR प्रोजेक्ट में लाए के अगर आप इंटर्नशिप को चेंज, लेकिन पॉइंट ये कि IIT इंजीनियर या मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का बच्चा पढ़ के वो इस इंटर्नशिप के लिए नहीं आ रहा है। इसमें बाकी लोग जो हैं जो स्किल्ड हैं उनको आवश्यकता ज्यादा है। लेकिन महुआ माजी कुछ कहना चाहती है, मनोज तिवारी कुछ कहना चाहते हैं। महुआ माजी, आपका कुछ पॉइंट था, मेक यू पॉइंट मैडम, देन पप्पू यादव एंड मनोज तिवारी। मेरा पॉइंट ये है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल बिना विपक्ष की उपस्थिति के राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। उसके लिए आदिवासियों में जो नाराजगी थी उसे दूर करने के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लाने की बात कही है। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे यहाँ आदिवासियों की जो संस्कृति है वो जल जंगल जमीन की संस्कृति है। आप उनको जंगल से दूर करके, उनको जंगल से काट के किस गांव का उन्नयन करने की बात कर रहे हैं? उनकी संस्कृति ही नहीं रहेगी। उनके तमाम पर्व त्योहार, कर्मा, सरूल, जतरा, सारे कुछ जंगल पर आधारित है। उसका राइट आपने ले लिया और अब आप उसको चाह रहे हैं। मनोज तिवारी केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी, आपने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, लेकिन इस बार आपने कहा कि शहरों को डेवलपमेंट आप बनाएंगे जी। आपका वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गया? उसके बारे में आपने बात ही नहीं। ठीक है मनोज तिवारी बोलेंगे। मनोज तिवारी, हरदीप सिंह पुरी से पूछा गया इस बजट के बारे में विपक्ष के ऊपर रिएक्शन, तो उन्होंने बोला विपक्ष का तो काम है खुश ना होना। मेरी राय है वो बजट को एक बार पढ़ लें और फिर बोलें और फिर रोना शुरू करें। निश्चित रूप से बजट आज आया है, इसका स्टडी करना चाहिए, बिना स्टडी के नहीं बोल सकते। लेकिन जो बात अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए है नॉर्मल, उसको प्रियंका जी बार बार इंजीनियर से जोड़ती हैं। दोनों अलग अलग विषय है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार करेंगे नॉन एनडीए बीजेपी लेड अलायंस। इंडिया ब्लॉक के तमाम मुख्यमंत्री नीति आयोग का बहिष्कार करेंगे। ये टॉप लेवल सोर्सेज से खबर आ रही है। विपक्षी सीएम कर सकते हैं बायकॉट, यानी कुल मिलाकर बहिष्कार किया जाएगा। मनोज तिवारी और फर्स्ट रिएक्शन, खबर आ रही है कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगा इंडिया ब्लॉक, उनके जितने मुख्यमंत्री हैं। हालांकि टीएमसी से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन उसके अलावा ये बजट इतना सटीक है, देश के प्रत्येक सेक्टर के लिए इतना अच्छा बजट है कि इससे विपक्ष को निराशा है। तो जब विपक्ष निराश होगा तो बाइकआउट करेगा, वो धरने प्रदर्शन बढ़ाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ये एनडीए सरकार की बजट को हर तरफ सराहना मिले। लेकिन एक महुआ माजी जी को मैं बताऊं, झारखंड के लिए भी आज के बजट में बहुत विशेष प्रावधान है, जनजातीय समाज के लिए बहुत विशेष प्रावधान है। और प्रियंका जी को भी बताऊंगा, हिमाचल में भी जो परेशानियां हुई उसके रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम केंद्र ने दिया है, कांग्रेस की सरकार है वहां पे, और हिमाचल दोनों के इस नाते 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे कर सकते हैं? 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलर पैनल के तहत हम कैसे 300 यूनिट प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्य घर योजना का, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। और देखिए, कैंसर की दवा को कस्टम लगता था उसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया है। कितनी बड़ी राहत की खबर है। आसाम की बाढ़ कैसे रोकें, बिहार का बाढ़ कैसे रोकें, और 15 शहरों को कैसे रीडेवलपमेंट में लाएंगे, इन सारी चीजों पर भी बहस होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि ये बजट इतना हर सेक्टर के लिए अच्छा है कि लोग परेशान होते हैं, लेकिन इस बजट के और प्रावधानों पर भी चर्चा होनी चाहिए। बजट को पढ़ के बोलना चाहिए और खाली विरोध करने से कुछ नहीं होता है। अगर आंध्रा को दिया है तो हिमाचल को भी तो दिया है। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। जी पप्पू जी, अमेश जी, जितने मैं आप पढ़ाई की चिंता मत करिए। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, ये हरदीप पुरी बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोल रहे हैं। टैंक कंपनी सर सुनिए ना सर, 98,000 नौकरियां चली गई। आप पहले जानिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे मत बोल दीजिए भैया। मैं ये देखिए, ये 3% ही मात्र किसान बजट पर, जब 19 में 5.44% बजट से घटते घटते इस बार 3.2 पॉइंट, और एमएसपी पर एक भी बातचीत नहीं। और अभी आपके मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि 3 गुना डेवलप हो रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, 4 गुना हो रहा है यूपी,
बिहार डेवलप नहीं कर रहा था, तो आपने मेरे हिस्से का पैसा, जो पैसा आम जगह पर 6 लेन 4 लेन अन्य जगहों पर रोड में कई लाख करोड़ रुपया आपने दिया, वहां पर बिहार में विशेष पैकेज के रूप में नहीं। आपने कोई IIM IIT, आपने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप मोतिहारी की चीनी मिल बंद हो गई, आपका मधुबनी का चीनी मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया। IIT दिया। अब सर सुनिए ना सर, पहले सुन तो लीजिए। बिहार में एक भी IIM और IIT, एक भी नई स्कूल, आप 3 लाख लड़कियों की बात कर रहे हो भैया। आपने तो किसानों के लिए आप बजट पे ही 3.2%। ओके, मनोज तिवारी क्विक रिबटल। सर पहले तो आप उसी की बात, हम इनको बताना चाहते हैं कि IIT IIM बिहार में दिया गया है। IIT IIM बिहार में शुरू हो गया है। बिहार के दरभंगा में भी एयरपोर्ट शुरू हो गया है और बिहार में और भी एयरपोर्ट बढ़ाने जा रहे हैं। तो राजीव बाबू को आज तो तारीफ करनी चाहिए थोड़ी मोदी जी की। आपको इतना, बिहार के लोग आज खुश हैं, आपको धन्यवाद करेंगे। जी पप्पू यादव, मैं आपका रुख करता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, अगर आंध्रा को दिया है तो हिमाचल को भी दिया है। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। 30 सेकंड प्रियंका चतुर्वेदी। अरे मैं तो आपको 5 राज्य गिना देती हूँ जहाँ पे इनकी सरकारें हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, MP, राजस्थान। चलिए MP राजस्थान हो, उड़ीसा को जरूरत नहीं थी क्या? उड़ीसा में ये बात नहीं हो रही थी कि स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी ने ही मांग उठाई थी। नहीं, उड़ीसा में दिया गया है प्रियंका जी, उड़ीसा में दिया गया। अरे सर 1 मिनट सर, अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। कितना दिया गया है सर? बहुत बढ़िया है। अब मुझे आप बस ये बता दीजिए, जो दरभंगा में एम्स है, फाउंडेशन स्टोन तो लगा दिया गया, कि कब तक बन जाएगा सर? उसी की बात पप्पू यादव भी कर रहे थे। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है कि दिल्ली आएंगी सीएम ममता बनर्जी, यानी इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी 26 जुलाई को दिल्ली आएंगी और वो नीति आयोग की बैठक में बकायदा 27 जुलाई को हिस्सा लेंगी। यानी विरोधाभास है इंडिया ब्लॉक के अंदर, और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है, जो हाई लेवल सोर्सेज कह रहे हैं। पप्पू यादव, इंडिया ब्लॉक में भी एकजुटता तो है नहीं, सब अपनी डफली और अपना राग है। देखिए, आपको इंडिया ब्लॉक की चिंता नहीं करने की जरूरत है। चिंता करने मैं नहीं कर रहा, मैं तो खबर बता रहा हूं। चिंता आपको होनी चाहिए। मैं चिंता नहीं, मुझे तो चिंता ही नहीं। मेरी चिंता है कि सीमांचल कोसी जो 2.25 करोड़ लोग पलायन करते हैं, उसकी हमें चिंता है। 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए हमारे बिहार के बच्चे बाहर देते हैं, उसकी हमारी चिंता है कि कोसी के 53वां फाटक 4.5 लाख 3 लाख 3.25 लाख के लगभग पानी खुल जाता है और मिथिला कोसी सीमांचल 3 हिस्सा जलमग्न हो जाता है। हमारी चिंता है कि लगभग फैक्ट्रियां बिहार की बंद हो गई, एक भी फैक्ट्री नहीं चले। मोदी जी जहां गए मोतिहारी में 3 बार उन्होंने कहा चाय पिएंगे इसी चीनी की, वो फैक्ट्री में 4 मर्डर भी हो गए और वो फैक्ट्री माफियाओं ने बेच दिया। वो मर्डर से क्या लेना देना सर? बनमनकी में भी फैक्ट्री नहीं रही। मैं वही तो कह रहा हूं कि वो फैक्ट्री बंद हो गई। आपने विशेष पैकेज, हमारे मुख्यमंत्री जी और बिहार की जनता आपसे विशेष राज मांगी नहीं दी। आपसे विशेष पैकेज हमने मांगा फूड प्रोसेसिंग पर, हमने आपसे मांगा मक्का पर, मखान पे, हमने आपसे मांगा IIM पे, हमने आपसे मांगा IIT पे, हमने आपसे मांगा हाई डैम पे, जिससे हम बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। आप कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा नेपाल से। 10 साल में तो आपने कुछ दिया नहीं। ठीक है, 10 साल में आपने 2 करोड़ नौकरी की बात की, आप वो गायब कर दिए। 10 साल में आपने 15 लाख रुपए की बात की, आपने वो नहीं दिया। 10 साल में आपने गंगा, कोसी, कमला, महानंदा, गंडक 18 नदियों की गाद निकालने की बात की, आपने वो नहीं दिया। ठीक है पप्पू जी। 10 साल के अंदर डालमिया नगर से लेकर के आपने बिहार की सारी फैक्ट्रियों पर कम से कम मिनिमम आपने 1.5 लाख करोड़ रुपया पैकेज देने की बात की। आप तो 26,000 करोड़ रुपया बक्सर पर एक पुल, 24,000 करोड़ रुपया जो लगातार
आज मनमोहन सिंह अटल जी के समय से जो कॉरिडोर की बात हो रही है, उसके फिर वही बात, और जो बांका से फैक्ट्री पिरपैती लाके हमने आपने कर दी 4000 करोड़ जो बिजली उत्पादन करेंगे, फिर वही बात। एक करके जवाब मनोज तिवारी। हमको तो कुछ मिला ही नहीं। ओके, आप हमको जरा बता दीजिए। ठीक है, मनोज तिवारी काफी देर से ट्राई कर रहे हैं बोलने का। पप्पू जी, आपने 3 मिनट अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन मानिए। आप जवाब मनोज तिवारी देना चाहते हैं? अमीश जी, पप्पू यादव जी तो मर्डर की भी बात बीच में लेके आ रहे हैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं, इशू है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, वो बातें आज के लिए जरूरी नहीं है। बहरहाल वो माननीय सांसद जी उन्होंने जो भी कहा, आज मैं सूचना देना चाहता हूं कि कोसी के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है जी। जिस कारण से बिहार में बाढ़ होता है उसको इस बजट में बड़ा प्रावधान हुआ है। और इसके साथ साथ विष्णुपाद जो हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा सेंटर है गया में, उसके लिए बहुत बड़ा बजट में प्रावधान हुआ है। और साथ ही महाबोधि जो बौद्ध देश दुनिया के हैं सब आते हैं, और इन दोनों को काशी विश्वनाथ जी के मॉडल जैसा कॉरिडोर में, आप सुन लीजिए, मैंने आपको कुछ कहा नहीं। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था पप्पू जी, आप झूठ बोले या जो भी कहे मैं सुन रहा था। आप अभी विष्णुपाद और महाबोधि को बड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा काशी के मॉडल पर। और एक बात और समझिए, महाबोधि की बात फिशरी काशी विश्वनाथ उसका भी तो उसका वहां पर भी तो हम कहाँ कह रहे हैं कि उसको मोदी जी ने बनाया। कई वर्षों से हम ये कह रहे हैं कि उसको आप विष्णुपाद जाते हैं, इसीलिए तो अयोध्या के पप्पू जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो काशी के युवा मैं और वहाँ के व्यापारी मर गए। मैं आप देखो, आप क्या करने लगे आप हमारा टाइम खा रहे हैं। हम आपको थोड़ी बीच में टोक रहे थे, आप अच्छे सांसद हैं, आप थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। मैं बोल रहा हूं विष्णुपाद, महाबोधि मंदिर, इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर बनाने के लिए काशी विश्वनाथ के मॉडल पे बजट में प्रावधान हुआ। और फिशरीज से, मछली पालन से जुड़े हुए लोगों के लिए आज बहुत बड़ा बजट में प्रावधान हुआ है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं अमीश भाई, मुंबई देश में आर्थिक राजधानी बहुत अच्छा है, पूरा देश मुंबई भागता है। मोदी जी पहली बार हर राज्य की राजधानी को उस राज्य का आर्थिक राजधानी बनाना चाहते हैं। महुआ जी, हर राज्य की राजधानी मांगेगा, कोई मुंबई के लिए, कोई महाराष्ट्र मुंबई के लिए मांगेगा, कोई बोलेगा बिहार के लिए होना चाहिए, कोई बोलेगा जम्मू कश्मीर के होना चाहिए। ये तो सब कुछ भारत के लिए है, और आप बोलेंगे झारखंड के लिए होना चाहिए। ठीक है, सबको अपने स्टेट्स का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को तो मैं पूरे देश का ध्यान रखना बोल पड़ेगा। रही हूँ, मैं झारखंड के लिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन झारखंड के लिए इसलिए कह रही हूँ कि झारखंड में जो खनिज पदार्थ तरह तरह के मिलते हैं, कोयला, लोहा, बॉक्साइट से लेकर तमाम खनिज पदार्थ, पूरे देश की तरक्की के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और वो राज्य आपको पता होगा कि सबसे निचले पायदान में से एक है। आपको निश्चित रूप से वहाँ की आदिवासी महिलाओं के लिए अलग से कुछ प्रावधान करना चाहिए था बजट में, ताकि वो स्वावलंबी बन सके। क्योंकि सबसे अमीर जो राज्य होना चाहिए वो सबसे गरीब क्यों है? आपको इसके लिए सोचना नहीं, ऐसे अलग से कोई स्पेशल पैकेज नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, महिलाओं के लिए किया गया है, लेकिन अलग से जो आदिवासी महिलाएं जो दुर्गम इलाकों में रहती हैं, जो ट्रैफिकिंग की शिकार होती है, जो विस्थापन की शिकार होती है, उनके लिए अलग से कौन सा बजट है? आप मुझे बताइए। नाम ही नहीं लिया गया आदिवासी महिलाओं का, नाम ही नहीं लिया गया झारखंड का। जी 10 सेकंड मनोज तिवारी 10 सेकंड जवाब। मनोज तिवारी, महुआ मांझी जी की बात का जवाब 10 सेकंड। महुआ जी, आज बजट में जनजातीय समाज के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय योजना में बहुत बड़ा प्रावधान हुआ है। और मेरी प्रार्थना होगी देश के प्रत्येक जो जनजातीय क्षेत्र के नेता हैं वो उसको स्टडी करें, लोगों को बताएं, उसका लाभ दिलाएं। बहुत बड़ा प्रावधान हुआ है। अब मेरे साथ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मनीष तिवारी, इस समय मेरे साथ मनीष तिवारी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद, 3 बारी के सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। मनीष तिवारी जी, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को ये जो बजट है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट क्यों नजर आ रहा है? अगर नजर भी आ रहा है
तो फिर तो मोदी सरकार ने ठीक ही काम किया अगर कॉपी पेस्ट कर दिया आपकी पार्टी की घोषणा पत्र को। तो देखिए अमीश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मेरा किसी भी बजट को देखने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा अलग है जी। और बजट एक वास्तविक तौर पर जो सरकार की आमदन है और सरकार का खर्चा है उसका ब्यौरा जी। और इस बजट में जो सबसे चिंताजनक बात है कि अगर आप पिछले 4 वर्षों को 2022 से लेकर और 2024-25 तक संज्ञान में लो जी, तो जो सरकार का वित्तीय घाटा है वो 17 लाख करोड़ से लेकर 16 लाख करोड़ के दायरे में घूम रहा है जी। इस वर्ष भी 16 लाख 13,312 करोड़ भारत इसका सरकार का वित्तीय घाटा है। अब इसका क्या मतलब है कि जो सरकार की आमदन है वो तो बढ़ नहीं रही और सरकार के जो खर्चे हैं वो निरंतर और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वर्ष 2014 से लेकर 2024 तक जी, पिछले 10 वर्ष में सरकार का जो कर्जा है वो 113 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा। तो इसका तात्पर्य ये है कि सरकार कर्जा लेकर अपना खर्चा चला रही है और ये कर्जा वो जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनके ऊपर छोड़ के जाएगी। तो इसलिए जो सबसे बड़ी खामी बजट में है कि FRBM एक्ट है जो वो ये सुनिश्चित करता है कि जो वित्तीय घाटा है वो एक दायरे में रहना चाहिए। और पिछले 4 वर्ष से कोविड का जो साल था उसको तो आप समझ सकते थे या उसको अगला साल उसको भी आप समझ सकते थे, पर निरंतर उसके बाद भी 16 लाख 17 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा होना ये कोई अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, चिंताजनक बात है। और सरकार का जो कर्जा है वो सरकार का कर्जा हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात ये है दूसरी बात ये है कि 3 बहुत बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहला महंगाई और जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, खासकर जो खाने वाले पदार्थ हैं, अगर आप उनको संज्ञान में लो तो पिछले 1 साल से वो जो महंगाई दर है वो बहुत बढ़ा हुआ है। मनीष जी एक छोटा सवाल, क्या आपको लगता है कि आंध्र और बिहार को जो तोहफा दिया गया है ये जरूरी था या मजबूरी था? 30 सेकंड में इसका जवाब, समय बहुत कम है मेरे पास। मैंने एक अंग्रेजी का मुहावरा आज जब मैं संसद से निकला तो जब लोगों ने मेरी पहली प्रतिक्रिया मांगी मैंने उनको कहा कि एक अंग्रेजी का मुहावरा है, कहती टेल वैग्स द डॉग,